हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जितना रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं अभिकारक, रिएक्शन के बाद उसका जो द्रव्यमान होगा वो समान होना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने देखा कि मान लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 2H2O बनता है, H2O बनता है। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन का वजन है 2 ग्राम, अगर 1 मोल का लेते हैं और ये 32 ग्राम, तो दोनों रिएक्ट करके बनाएगा। अब यहाँ पे 2 और ये ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये 18 है, तो 18 है। तो चूँकि यहाँ पे 32 और 2 34 और यहाँ 18 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन के पहले जितना वजन था रिएक्शन के बाद इसका वजन उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको वैलिडेट करने के लिए क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 से, तो 2 2 4 प्लस 32 36 और 18 2 36। तो रिएक्शन के पहले जितना कंपोनेंट का मास जितना था, रिएक्शन के बाद भी कंपोनेंट का मास उतना ही है। तो बस यही दिखाने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और कैसे करते हैं कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने 2 रिएक्शन भी पढ़ा था, एक कंपोजिशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंपली क्या होगा कि अलग अलग कंपोनेंट, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट ऐड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, इसे कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक डीकंपोजिशन था जो कि कंपोजिशन का रिवर्स था, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। आज उसके बाद के कुछ रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन का मतलब होता है किसी के जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। जैसे कि यहाँ पे एक आयरन नेल को लेंगे या लोहे को लेंगे और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं, मान लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि एक्वस इन नेचर है। कॉपर सल्फेट को पानी में मिला देंगे, जो बनेगा वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। उसमें हम लोग एक लोहे का कील को डालेंगे। तो क्या देखते हैं कि जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है या फिर ये कहें कि विस्थापित कर देगा। तो जहाँ पे कॉपर था उसके जगह से उसको हटा करके आयरन वहाँ बैठ जाएगा, कॉपर को हटा देगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। Those reactions in which more reactive elements displace the less reactive element from their compound are called displacement reaction। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में हम लोग आयरन के कील को, लोहे के कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है और क्यों नहीं होगा। पहले ये कॉपर सल्फेट था और अब ये आयरन सल्फेट है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड से, तो डिफरेंट कंपाउंड से तो कलर भी तो डिफरेंट होगा। तो आंसर में ये बोलेंगे कि जब आयरन के कील को या लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। सेकेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स जो है वो एक दूसरे के आयंस के साथ एक्सचेंज करता है, आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। जैसे कि इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखें Na2SO4 को, तो ये सोडियम आयन और ये सल्फेट आयन। और अगर इसको हम लोग ब्रेक करके लिखें तो ये बेरियम आयन 2+ और यहाँ क्लोरीन आयन। तो सल्फेट आयन बेरियम आयन के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम आयन क्लोरीन आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, इसका कलर वाइट होता है और इसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल इन वाटर है। वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शंस के बाद कोई प्रेसिपिटेट बने जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होगा, उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, या फिर ये कहे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो बेरियम सल्फेट बना वो वाइट पीपीटी, वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, इसलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। और फिर इस इक्वेशंस को या केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे और यहाँ पे वाइट पीपीटी दिखेंगे बेरियम सल्फेट के सामने।
मैं नाम नहीं लिखा हूँ, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपचयन एवं अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का गेन होगा, जैसे कि पहले से वो एलिमेंट हो सकता है कि सिंगल रहा होगा अकेले, उसके साथ कुछ ऑक्सीजन जाके चिपक गया होगा, या फिर पहले से कुछ ऑक्सीजन रहा होगा, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि उसका उपचयन हुआ है। और अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, मतलब पहले जितना ऑक्सीजन था उसके पास वो घट गया है, तो बोलेंगे उसका अपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। यहाँ मैंने एनसीईआरटी से एक डेफिनेशन लिखा है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो वैसा रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, इन शॉर्ट रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, जो कि है भी। कॉपर ऑक्साइड्स को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे देखें कि कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन भी है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन अब यहाँ पे प्रोडक्ट में नहीं है, यानी कि कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो बोलेंगे, ऐसे में बोलेंगे कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है। अगर इसे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में यहाँ पे वाटर फॉर्म होने के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वैसा रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था, और दो टॉपिक बचते हैं। एक को बोलते हैं कोरोजन और एक रेंसिडिटी। कोरोजन यानी कि हिंदी में संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट, कोई भी, जब उसको हम लोग मॉइस्चर्स के संपर्क में रखते हैं, या फिर पानी में डाल करके रखते हैं, या फिर ऐसे बाहर रख देते हैं, तो वो क्या करता है मॉइस्चर के साथ, या फिर एसिड में अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो उसके साथ रिएक्शंस करने के बाद क्या होता है कि उसके सरफेस में एक कोटिंग बैठ जाता है। आपके पास अगर सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट्स होगा, कुछ हार वगैरह, कुछ लॉकेट्स वगैरह होगा, आप देखे होंगे कि जब वो नए हम लोग लेने जाते हैं ना तो वो शाइनिंग होता है। इवन लोहा की भी बात करें तो लोहा भी नए में बहुत शाइनिंग होता है, लेकिन अगर अब हम लोग कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद उसे देखते हैं तो वो शाइनिंग नहीं होता है। अगर लोहा का बात करें तो उसके सतह पे ब्राउन कलर का एक पाउडर हमें दिखता है। नए में वो शाइनिंग था, लेकिन बाद में ब्राउन कलर का पाउडर दिखता है। तो होता क्या है कि वो ब्राउन कलर का पाउडर और कुछ नहीं, आयरन ऑक्साइड है। वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऊपर में एक लेयर बनाता है, तो इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। वो कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब अगर मॉइस्चर्स में या फिर एयर के संपर्क में अगर हम लोग रखें तो उसके ऊपर में एक कोटिंग जम जाता है, जिसकी वजह से उसका जो शाइनिंग है ना वो चला जाता है। तो इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं कि कोरोड हो गया। अगर हम लोग कॉपर का बर्तन में या तांबे का बर्तन में एसिड को मिला दे तो देखेंगे कि बर्तन ख़राब हो जाता है, तो बोलेंगे कोरोड हो गया, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। लोहे में बहुत ज़्यादा कोरोजन होता है, इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो आयरन को उसके रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर हम लोग पेंट करते हैं, ग्रीस डालते हैं, प्राइमर चढ़ाते हैं। आपके घर में अगर कुछ लोहे का गेट होगा या विंडो होगा तो आप देखे होंगे। एक होता है रेंसिडिटी, हिंदी में से विकृत गंधिता बोलते हैं। कोई भी खाने का सामान अगर वो उसमें फैट्स है या वो ऑयल का बना है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, अगर वो खाने का सामान है और उस खाने का अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, यानी कि अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या होता है कि रेंसिड हो जाता है बोलते हैं। अगर कोई भी ऑयली सब्सटेंस या फिर फैट्स वगैरह, जो कि फैट्स भी में भी ऑयल होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड होने के साथ ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया, क्योंकि वो सड़ जाता है। अगर इन शॉर्ट क्या है तो वो सड़ जाता है। अब कोई भी सामान, खाने का सामान सड़ जाने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका जो स्मेल होगा वो बहुत बुरा होगा। उसे हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। यही कारण है कि जो चिप्स वगैरह का जो पैकेट आता है ना वो काफ़ी फूला हुआ होता है, उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस डाल के रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ख़राब ना हो सके। तो इसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू।